दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अब आप हमें इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे पिछले 1 साल से हम लाइव क्लासेज और लेसन्स तैयार कर रहे हैं। अच्छे क्विज आपके लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं। अगर आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप हमारा रेफरल कोड लगाइएगा वनडे एग्जाम स्टडी, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। बात करेंगे आज के इस वीडियो में 25 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जिनका उत्तर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। किसी ने आपको कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी किताब में कुछ और है, किसी दूसरी किताब में और है। तो ऐसे 25 क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, पेपर 1 के, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी आपको कोई स्किप नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट को भी आप देख लीजिएगा, अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप सारे क्वेश्चंस के डाउट को क्लियर कर पाएं और समझ पाएं कि आखिर गलती कहाँ पे है। किताब में गलती है, किसी ने आपको गलत पढ़ाया, या आपका बेस कंप्लीट नहीं है, थ्योरी आपको नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा जो भी सीटेट या किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके 2-3 नंबर बढ़ा सकता है आपके एग्जाम में, या हो सकता है अगर आप डिसक्वालीफाई हो रहे हो तो आपको क्वालिफाई करा सकता है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। मान लिया इसमें से जो 25 क्वेश्चन हमने कराए हैं, इसी में से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गए, तब आप क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। कई किताबों में और कई आपने वीडियोस को भी देखा होगा, पहली बार में जब ये क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आया था, उसकी आंसर की जारी की गई थी, लोगों ने इसका आंसर ये वाला बताया था, ठीक है। बट सीटेट ने इसका आंसर क्या जारी किया, और बिल्कुल सही भी है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आरटी 2009 के अनुसार, आरटी 2009 में उल्लेख की गई, तो यहाँ पे ऑफिशियल आंसर जो है वो है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये क्यों सही हुआ? क्योंकि आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू हुआ। साथ ही साथ उसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है, ये निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इस तर्क के आधारित मान करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर आपकी किताब में या आपने कहीं भी अगर डी पढ़ा था तो प्लीज उसको सही कर लीजिए, किताब उठाइए और उसको सही करिए। सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। फाइनल आंसर की में आंसर यही था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। प्रूफ के लिए ये हमने क्वेश्चन भी ले लिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, और अगर हम 16 का आंसर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप 16 का तीसरा विकल्प देख पाएंगे, और तीसरे विकल्प में कहा जा रहा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। जेंडर क्या है? 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, 2 बार सीटेट में, 1 बार अलग स्टेट टेट में भी। तो यहाँ पे जेंडर के बारे में आपसे पूछ रहा है, ना कि लिंग के बारे में। मतलब अगर जेंडर लिखा होगा तो आपका आंसर जाएगा सामाजिक संरचना है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता से आपने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे सामाजिक संरचना याद रखिएगा। कई किताबों में इसका भी आंसर पहले जैविक या कुछ और दिया था, फिलहाल सामाजिक संरचना ही इसका सही जवाब है। ये प्रश्न आपको बहुत परेशान करता होगा। ये प्रश्न नवंबर 2012 में भी पूछा गया, फिर से रिपीट हुआ जुलाई 2019 में। पूछा जा रहा है विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन सा विकल्प कर रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहली बात सोचिए, अगर आपने अभी तक कुछ और पढ़ रखा है तो सोचिए, आपने पढ़ा है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। भ्रूण में ही बच्चा जब होता है तभी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब भ्रूण में बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या उसमें संवेग का विकास हो जाएगा, या सबसे पहले सामाजिक विकास हो जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। ये बात तो तय है कि बच्चे का शारीरिक विकास सबसे पहले होगा। अब शारीरिक के साथ साथ और कौन कौन से विकास होंगे? तो शारीरिक के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और संवेगात्मक। क्योंकि आध्यात्मिकता की बात अब मनोविज्ञान में हम लोग नहीं करते, तो ये भी विकल्प इसका गलत हो गया। अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे ई लिखा है, कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन इसका सही है। इसको भी आप सही करिए।
ठीक, इसका प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 था और अगर आंसर होगा तो जरूर दिखाएंगे। 26 का यहाँ पे पहला विकल्प, अर्थात दिखाना मजबूरी है, वरना इतना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे हमने तो ये किताब में पढ़ा है, अरे हमारे एजुकेटर ने हम वहां से ये पढ़ा है, इसलिए ये दिखाना जरूरी है ऑफिशियल आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, 3 प्रश्न हो चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब कौन सा कथन ऐसा है जो पियाजे के अनुसार गलत है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल 4 चरण इन्होंने बताए हैं, आप सबको पता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात सही है। थॉर्नडाइक महोदय ने अभ्यास का नियम दिया था और उनका यह कहना था कि अभ्यास से अधिगम होता है, लेकिन पियाजे इस बात को नहीं मानते। पियाजे का कहना है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, बच्चा स्वयं जो है दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प इसका सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को किस नाम से हम जानेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। पहले आप यहाँ पे इसीलिए हमने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्कीमा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो स्कीमा में नवीन जानकारी में संशोधन को हम क्या कहेंगे और पुरानी जानकारी में संशोधन को हम क्या कहेंगे। किसके आधार पे, नवीन जानकारी के आधार पे हम पुरानी योजनाओं में संशोधन करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ये आपको पहचानना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को छांटने में बहुत मतलब मजा भी आया और बहुत मेहनत भी करनी पड़ी आपके लिए, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चंस हमें भेजे जा रहे थे, कोई व्हाट्सएप पे कोई कहीं पूछ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक वीडियो के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाए। आंसर जाएगा यहाँ पे समावेशन और समायोजन के रूप में, अर्थात नवीन जानकारी में जब हम संशोधन करते हैं तो उसको हम कहते हैं समावेशन, और नवीन जानकारी के आधार पर जब पुरानी योजनाओं में हम संशोधन करते हैं तो उसको हम समायोजन कहते हैं, ठीक है। इसका भी आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने और ये आई थिंक सीटेट 2016 में पूछा गया है प्रश्न। 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखिएगा एक बार, दूसरा विकल्प है। दूसरे विकल्प में क्या कहा जा रहा है, समावेशन और समायोजन, जो कि यहाँ पे हमने आपको चौथे विकल्प में बताया। विकल्प इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने आपको बताया समावेशन और समायोजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आज के बाद ये डाउट मन में मत रखिएगा अपनी। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्कीमा में बदलाव यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है, आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 सही जवाब मिलेगा। जब हम स्कीमा में बदलाव करते हैं तो वो कहलाता है समायोजन। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, कुछ लोग इसका मतलब भाषा पढ़ाते हैं, कुछ किताबें इसका आंसर भाषा लिखती हैं, बट इसका जो सही जवाब है वो है सामाजिक अनुभव। फरवरी 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सामाजिक अनुभव पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। सामाजिकता की बात यानी समाज की बात किसने की है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने की अपने सिद्धांत में। इसका भी आप प्रूफ यहाँ पे देख सकते हैं। 11वें का पहला ऑप्शन सामाजिक अनुभव, पहला कहाँ आपको दिखाएं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वें का पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। चलिए आप वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं। वहां पे बदलाव की बात कही जा रही थी, यहां पे हमें सिर्फ क्या करना है, नई जानकारी को जोड़ना है। 8वां प्रश्न है आपके सामने। तो नई जानकारी को जब हम जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं आत्मसातकरण, और जब हम नई जानकारी में संशोधन करते हैं तब हम उसको कहते हैं समायोजन। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। इसका भी आप 15वें का ऑप्शन देख सकते हैं, आत्मसातकरण दिया हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन और समायोजन को कहते हैं एकमेंडेशन। 15 का यहाँ पे आप दूसरा विकल्प प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। अब सोच लीजिए, इसको खोजने में बहुत समय लग गया। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ये तो आसान है लेकिन फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर क्या सही दिया है सभी जगह, बट हमने रख लिया ताकि आपका डाउट ना रहे। तो देखिएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय ये निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि
सार्वजनिक पुस्तकालय में हम जाते हैं तो पूरे ग्रुप में इकट्ठा होकर के नहीं जाते हैं, हम अकेले जाते हैं और वहाँ पे अपनी बुक इशू करा करके वहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे कोई सामाजिकरण का कोई स्रोत नहीं है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। यहाँ पे खाली स्थान था। सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, या फिर यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। तो आप अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा होगा तो उसमें भी गलतियों की बात कही गई है। गलतियां क्या है, अधिगम का ही हिस्सा है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीखने को वो प्रभावित करती है, अर्थात ये पता चलता है कि वो कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, किसकी बात नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है, अर्थात वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, बात सही है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग सामाजिक लगा देते हैं, उपेक्षा नहीं पढ़ पाते। तो जैविक की बात इन्होंने नहीं कही अपने सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मतलब कई बार आयोग की वजह से गड़बड़ हो जाती है, बट यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जुलाई 2013 में प्रश्न पूछा गया और जुलाई 2013 में कम से कम 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें डाउट आपको हमेशा रहता होगा। आज की बात नहीं होगा, लेकिन आप एक काम करिएगा, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की किताब होगी कोई ना कोई अरिहंत युद्ध, उसमें प्लीज ईयर वाइज आप चेक कर लीजिएगा और उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, ताकि आप बार बार गलत ना पढ़ें और दूसरों को भी ये बताएं कि ये गलतियां किताबों में है। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, सीटेट की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत, हिंदी, गणित, बाल विकास हर सब्जेक्ट आपको हम कराते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने, आयोग का आंसर था यहाँ पे अंतर करना, बट यहाँ पे वर्गीकृत भी हो सकता था, तो हम आयोग के साथ जाएंगे अंतर करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, विश्लेषण करना है। मान लिया आपको विश्लेषण करना है, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर जो आप कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, आपको विश्लेषण करना है कि दोनों में कौन सा बेहतर है, एनालिसिस करना है, आइडिया अच्छा है या फिर एयरटेल अच्छा है ना। अगर आपको विश्लेषण करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों के बारे में आप पता लगाएंगे क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियां हैं, फिर आप दोनों में अंतर करेंगे, है ना। पहचान, वर्णन, वर्गीकृत इसीलिए सही नहीं होगा, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही जवाब है। आप इसका भी ऑफिशियल प्रूफ देख सकते हैं। अंतर करना हमने आपको बताया है। 21 का दूसरा विकल्प होना चाहिए था। आइए दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं। 21 का यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प ये रहा, और ये अब 2013 के प्रश्न है। इसमें कम से कम 5 प्रश्न हमने आपको बताए जिनमें आपको हमेशा डाउट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, ये क्वेश्चन 99% लोग गलत करते हैं, क्योंकि कई बार हमने इसको कम्युनिटी पे, टैब पे भी डाला और वहां पे भी रिस्पांस ऐसा ही रहा। कहा जा रहा है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यकीन मानिए यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे सीटेट की कैटेगरी में ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला होगा, ताकि आपके मतलब किसी ने आपके डाउट्स को क्लियर नहीं किया होगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारे डाउट्स आया जब हमने स्टडी की, बट हमें किसी को कोई बताने वाला नहीं था कि यार इसको कैसे हम किससे पूछें। आखिर भाई यूट्यूब पे आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करके कितना आपका कोई कमेंट पढ़ेगा, उसका रिप्लाई करेगा, हर प्रश्न का तो नहीं कर पाएगा ना। तो हम चीज़ों को फेस कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स को, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ लर्नर्स जुड़े हुए हैं उनको इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इस प्रश्न का आंसर पहला सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। कोई जरूरी नहीं कि 50-50 ही योगदान हो आनुवंशिकता और वातावरण में। 40-60 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, और ये कोई योग नहीं है दोनों का कि 50-50 100 हो जाए। ये कोई योग नहीं है, ये एक दूसरे में इंटरेक्शन, मतलब एक अंतःक्रिया के माध्यम से दोनों का योगदान रहता है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो जाएगा समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। मतलब ये योग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, बट योग नहीं है कि 60-40 हो जाए, 30-60-70 हो जाए, और 50-50 तो कतई नहीं, कोई फिक्स नहीं है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इन दोनों का योगदान 50-50% होगा। तो आज के बाद इस प्रश्न को भी आप सही कर लीजिएगा। आयोग के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसको भी आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमने आपको बताया है कि समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो 26वां का अगर आपको आंसर देखना है तो आइए ले चलते हैं आपको आंसर की के साथ। इसीलिए हमने इस वाले पेपर की सारी आंसर की हमने ले ली है। तो 26 का आपको मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, जो कि हमने आपको अभी दिखाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए।
ये हो चुका है। लाइक नहीं किया आप लोगों ने वीडियो को, इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, टीम लगी हुई है क्वेश्चंस को खंगालने में। बस ये है, हम आपको डराते नहीं, क्योंकि हमें पेड कोर्स नहीं बेचना है। चिल्लाते नहीं है कि ये देखो हम क्वेश्चन फंसाते हैं, ये करते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ ही आता है, आप हमारा कोर्स ले लो। तो कम से कम ऐसे भी चैनल हैं जो फ्री में आपके लिए बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं ना, लाइक और शेयर करके। और क्या करना है आपको, लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 14, जितने लोग देख रहे हैं, हम देखते हैं उसका 10% लोग ही लाइक करते हैं। 1000 लोगों ने देखा है तो उस पर 100 लाइक है। यार 1000 लोग देख रहे हो, 900 लोग लाइक कर दो, 100 लोग डिसलाइक कर दो, ना पसंद आ रहा हो, कुछ तो करो कम से कम, फ्री में जब मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सामाजिक के साथ, के अतिरिक्त लिखा हुआ है। अर्थात स्टर्नबर्ग ने जो त्रितंत्र का सिद्धांत दिया था उसमें संदर्भगत बुद्धि की बात कही है, अवयवभूत बुद्धि की बात कही है, आनुभाविक बुद्धि की बात कही, बट सामाजिक बुद्धि की बात नहीं कही है। इसलिए 14 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, इसको भी हम प्रूफ दिखा देंगे। पहला ही क्वेश्चन है, चलिए देख ही लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा विकल्प दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा विकल्प। और देखिएगा यहाँ पे दूसरे विकल्प में क्या दिया हुआ है, अवयवभूत। कहाँ गया, अच्छा अवयवभूत तो पहले स्थान पे दिया है, दूसरे स्थान पे दिया है सामाजिक, है ना, सामाजिक ही हमने आपको बताया है। ये रहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये भी प्रश्न आपको बहुत परेशान करता होगा, कहीं आपने रूपिम पढ़ा, कहीं स्वनिम पढ़ा, और आज तक जान ही नहीं पाए रूपिम क्या होता है, स्वनिम क्या होता है। था फ चा, जुलाई 2013 का पेपर है ये, उसका ही क्वेश्चन है। था फ चा कैसी दुनिया है ये, स्वनिम है, लेखिम है, रूपिम है, शब्दिम है। कुछ किताबें इसका लिख देती हैं स्वनिम, कुछ लिख देती हैं रूपिम। कुछ जगह आप मतलब कुछ यूट्यूब चैनल पे आपने पढ़ा स्वनिम, कुछ ने पढ़ा है आपको रूपिम, आप हो गए कंफ्यूज। आखिर पूछे तो किससे पूछे, माने तो किसका सही माने। चलिए हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं। ध्वनिग्राम, ध्वनिग्राम क्या है, इसको हम स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम का कोई अपना अर्थ नहीं होता। स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम कहते हैं। जैसे हम का बोल सकते हैं, खा बोल सकते हैं, सबसे छोटी इकाई है, बट इसका कोई अर्थ है का अपना अर्थ नहीं होता। खा लिख दीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। अर्थात यहाँ पे जो शब्द, यहाँ पे जो अक्षर दिए हुए था फाचा, ये क्या है, ये स्वनिम है। अब बात करेंगे रूपिम क्या होता है, ये भी जान लीजिए। रूपिम क्या है, इसको रूपग्राम भी कहते हैं। भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपिम है, मतलब रूपिम का कोई अर्थ होता है। जैसे कल लिख दिया हमने, कल, तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होगी, रूपिम होगी। ध्यान रखिएगा, रूपिम की एक मुख्य विशेषता है कि इसे और अधिक सार्थक खंडों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हम ये कल लिखा है और इसको हम तोड़े तो का अलग हो गया, अल्लाह अलग हो गया, इनका कोई अलग अलग अर्थ निकलेगा नहीं। तो ये विशेषता है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करते हैं। तत्परता देख करके लाल टपक जाती है, हम लगा देते हैं तत्परता का नियम। हो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। यह भी प्रश्न राम का रचा हुआ है, कहा नहीं जाता है कि राम के रचे हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आंसर जाएगा, ये समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं अयोग्य हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को हम इसलिए पूरा करते हैं ताकि हमें पता चले कि विद्यार्थी जो है किसी एक टॉपिक को सीखने के योग्य है या फिर योग्य नहीं है। यही लॉजिक था और यही आंसर आयोग ने दिया है। फिलहाल ये भी थोड़ा सा मतलब अजीब सा, यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं मिला। दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे तीसरा भी हो सकता है, बट आयोग का चौथा है। तो हम आपको सारे आंसर इसके आयोग वाले ही बता रहे हैं। अगर आपको इसका भी देखना है, बट इसका हमने पेपर कटिंग नहीं लिया है, वरना हम आपको दिखाते। तो फिलहाल मेरी तरफ से क्या, आयोग की तरफ से इसका आंसर यही है कि ये समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं अयोग्य हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, तो उनको डिस्ग्राफिया होगा। क्यों, क्योंकि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होंगे वो लिख नहीं पाएंगे, ऐसा मानना है आयोग का। तो यहाँ पे भी आंसर गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि डिस्लेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित होता है, डिसकैलकुलिया ये गणितीय विकार होता है और डिस्थीमिया ये मानसिक तनाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 अभी हमने आपको इसके बारे में थ्योरी पढ़ाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, कई जगह इसका रूपिम मिलता है, कई जगह स्वनिम मिलता है। अब तो हमने आपको सारी थ्योरी पढ़ा दी है, अब तो सही कर लीजिए आंसर। तो आंसर जाएगा यहाँ पे क्या, रूपिम, क्योंकि अर्थ की बात कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे रूपिम जाएगा आंसर। ये वाला प्रश्न अभी भी हम आपको करा ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बट वो जो क्वेश्चन था वो 2019 में पूछा गया, ये 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये मन में मत लाइएगा कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने, शारीरिक विकास बच्चे का पहले होगा, फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये भी प्रश्न आपके लिए मतलब सारे प्रश्न डाउट वाले ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न। कई लोग देखते हैं लगा देते हैं अनुभविक, मतलब अनुभव के द्वारा बच्चा सीख रहा है ना। सीखने का क्षेत्र पूछ रहा है, डोमेन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सीखने के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भावनात्मक क्षेत्र होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन की भाषा को समझिए। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के क्षेत्रों में होता है। लर्निंग डोमेन को कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक। तो यहाँ पे भावात्मक दिया था, इसलिए इसका 4th ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑफिशियली भी सही है। अगर आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपने ये डोमेन भी पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे और आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। जनवरी 2012। अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। आयोग का जो आंसर है वो यहाँ पे ये है संवेगात्मक दुश्चिंता, बट दूसरा भी यहाँ पे हो सकता था। तो आयोग के साथ जाएं तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र डैश के बारे में चिंतित है। तो आपने पेपर बनाया और चेक कर रहे हैं कि सारे उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो आप ये चिंतित हैं कि जितना भी सिलेबस है संपूर्ण विषय वस्तु को आपने शामिल किया है नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि शुरुआत के 4 पार्ट उठाए उसी में से पूरा पेपर बना डाला। कंप्लीट सिलेबस से आपको पेपर बनाना होता है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव के नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से संबंधित है, तत्परता, या फिर अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं प्रभाव का नियम, बट नहीं, इसका भी जो सही आंसर होगा सीखने का सादृश्यता का नियम। इसके लिए आप थॉर्नडाइक के सारे नियम पढ़िए। 3 प्राथमिक और 5 गौड़ नियम दिए थे। गौड़ नियम में था सादृश्यता अनुक्रिया का नियम, इसी को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या कहता है? ये नियम पूर्व अनुभव आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। जैसे आपके चोट लगी है पैर में, तो इससे पहले अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में चोट लगी होगी तो आप याद करेंगे कि उस समय हमने कौन सी दवाई लगाई थी घर में जो रखी है, बाद में आप हॉस्पिटल जाएंगे वो अलग की बात है। तो ये होता है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वास्तविकता से आप अनजान थे तो उसकी जानकारी आपको मिली होगी कि कितना गलत मिलता है आपकी किताबों में, कितना कंफ्यूजन थी आपकी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये पेपर 1 का था, इसी तरीके से पेपर 2 अदर सब्जेक्ट बाल विकास का ये हो गया, अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, इनके क्वेश्चंस का भी हम डाउट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।